हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 3 रहेगा जीन पियाजे की थ्योरी का। ठीक है, इससे पहले मैं 2 पार्ट्स आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि जीन पियाजे की थ्योरी काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैंने इस थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। आज पार्ट 3 रहेगा और इसके अंदर हमारी जो जीन पियाजे की थ्योरी है ना, आज वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद और इससे पहले की जो 2 पार्ट हैं वो देखने के बाद आपको कहीं और से जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारे पॉइंट्स इस थ्योरी के करवा दिए हैं। इसीलिए मैंने इस थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो या फिर गलत ना हो। क्योंकि मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था ना, वो वाला मैंने दिया हुआ है, तो मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं। ठीक है, और इस बार का जो पेपर था उसको थोड़ा बहुत एनालाइज़ किया था स्टूडेंट से पूछ करके, तो जो भी चीज़ें मुझे पता चली उसी के आधार पर मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। ये नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोग चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डे यूट्यूब में क्लास होने के बाद आपको ये नोट्स जो है मिलते रहते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 13 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक्चुअली प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सभी आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ में अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं ऑनलाइन वाले, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए बतानी थी जो पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं, जो भी अपडेट होती हैं, और साथ में क्लासेस भी आपकी करवाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी का पार्ट 3 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो जीन पियाजे ने थ्योरी दी है उसमें उन्होंने विकास के 4 स्तर बताए हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस उन्होंने बताए थे। पहला बताया था सेंसरी मोटर, दूसरा बताया था प्री ऑपरेशनल। इन दोनों को हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, स्टेज 3 है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और इसके बाद आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज 3 इन्होंने जो बताई है विकास की, तो तीसरा स्तर इन्होंने बताया है। तीसरा स्तर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है इसके अंतर्गत 7 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। ये क्वेश्चन इस बार ऑनलाइन वाले पेपर में एक शिफ्ट में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे 7 से 11 वर्ष के अंदर जो बच्चे आते हैं वो आते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। देखिए, अब इसमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर देता है बच्चा। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि वो सोचना स्टार्ट करता है तर्क के आधार पर। हर चीज़ के लिए वो तर्क लगाता है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये चीज़ वो सोचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब तर्क भी कैसे, देखिए, मूर्त चीज़ों के लिए तर्क लगाता है। मूर्त चीज़ें यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ें। अब कॉन्क्रीट चीज़ें क्या होती हैं, ध्यान से सुनिए। कॉन्क्रीट चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। यानी कि बच्चा जिन भी चीज़ों को अपनी आँखों से सामने पे देख सकता है, फील कर सकता है और टच कर सकता है, उन चीज़ों के लिए बच्चा यहाँ पर तर्क लगाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। कि जैसे बच्चे ने टीवी में कोई सीरियल देखा, ठीक है, मूर्त चीज़ है, उस चीज़ को वो देख पा रहा है, तो वहाँ पर कोई चीज़ जैसे हो रही है तो वो तर्क लगाएगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है। जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून में कई सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चे यहाँ पर तर्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो किस चीज़ों के लिए, मूर्त चीज़ों के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे, जो चीज़ें वो देख सकते हैं सिर्फ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूर्त चीज़ें जिसे बच्चा देख पाए, फील कर पाए। देखिए, मैंने एक्स्ट्रा में आप लोगों के लिए लिख दिया है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग ये नोट्स लेंगे ना, तो अगेन आपको कहीं और से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हर एक पॉइंट नोट्स में लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है बच्चों में। अब रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे एग्जाम्पल आइस से वाटर बनना और वाटर से फिर से आइस बन जाना, ये तो आपको पता है ना।
आइस यानी कि जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ को अगर आप पिघलाएंगे तो वो क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है, यानी कि पानी बन जाती है। और जब आप वाटर को फ्रिज के अंदर रख देंगे तो क्या होता है, वो अगेन बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आइस बन जाता है ना। तो यही होती है रिवर्सिबिलिटी। किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनी, उस चीज़ से अगेन वही चीज़ बनाना रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर आ जाती हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में, बच्चा समझने लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर A इक्वल टू बी है तो B इक्वल टू भी A ही होगा। सेम चीज़ है, जैसे आइस से वाटर, वाटर से आइस बनना, A इक्वल टू बी है तो B इक्वल टू A होगा। ये चीज़ बच्चे को यहाँ पर समझ में आने लगती है, ठीक है। और जो इससे पहले वाली स्टेज थी वहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर नहीं था। वहाँ पर बच्चा ये नहीं समझ पाता था कि आइस से वाटर बनता है तो वाटर से भी आइस बनेगा। वहाँ पर क्या होता था, बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि जैसे आइस से वाटर बन गया, बस वाटर से अगेन आइस बनेगा। ये चीज़ बच्चे को नहीं पता थी, यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण इससे पहले वाली स्टेज में बच्चे के अंदर नहीं आता है, बट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसेंट्रेशन यानी कि विकेंद्रिता का गुण आ जाता है। विकेंद्रिता मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में सोचना। इससे पहले वाली स्टेज में क्या होता है, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन का गुण होता है, यानी कि बच्चा एक ही दिशा में सोचता है, एक ही रास्ते में चलता है। बट इस स्टेज में क्या है, डिसेंट्रेशन का गुण आ गया, यानी कि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचने लग गया, ठीक है। इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं कंजर्वेशन से। कैसे, देखिए पहले हम कंजर्वेशन ही समझ लेते हैं, फिर CCS का मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए, क्योंकि ये जो डिसेंट्रेशन है ना, विकेंद्रिता, ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचने लगता है। जैसे इस स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण आने लगता है, यानी कि संरक्षण का गुण आ जाता है। अब संरक्षण क्या होता है, संरक्षण ये होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे के सामने 2 बर्तन रखे, बर्तन A हमारा 100 ml का है और बर्तन B भी हमारा 100 ml का है। अब इन दोनों बर्तन में हमने वाटर भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो वाटर है वो 100 ml का वाटर भरा है, ठीक हो गया। अब बच्चे को हमने ये बर्तन दिखाए तो बच्चा समझ जाएगा कि इस बर्तन में और इस बर्तन में दोनों में बराबर वाटर भरा गया है, 100 ml 100 ml। यानी कि यहाँ पर बच्चे को ये पता चल जाता है कि शेप और साइज़ चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। बट इससे पहले वाली स्टेज में क्या था कि अगर आप ये चीज़ें बच्चे को दिखाएंगे और पूछेंगे कि बताओ कौन सा वाला बर्तन आपको बड़ा दिख रहा है, किस बर्तन में हमने ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो बच्चा क्या कह रहा था इससे पहले स्टेज में कि ये जो B बर्तन है इसमें ज़्यादा पानी भरा है। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दिखने में लंबा है, इसका मतलब ये बर्तन बड़ा होगा। उसे ये नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ है, चौड़ाई भी तो कोई चीज़ होती है, उसे नहीं पता। उसे पहले वाली स्टेज में लग रहा था ये बर्तन छोटा है और ये लंबा है इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। यानी कि पिछली स्टेज में संरक्षण की कमी थी बच्चे के अंदर, ये गुण उसके अंदर नहीं आया था। बट यहाँ पर वो समझ जाता है कि ये भी 100 ml वाटर भरा है, ये भी 100 ml वाटर भरा है, तो दिखने में ये लंबा है, इसका मतलब ये नहीं है इसमें ज़्यादा वाटर है। तो यहाँ पर वो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ जाता है, ठीक है, कि देखने में ये लंबा है ये चौड़ा है, इससे मतलब नहीं है, अमाउंट तो दोनों में सेम है, ये चीज़ वो समझ जाता है, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स डिसेंट्रेशन, यानी कि विकेंद्रिता, अलग अलग दिशाओं में सोचना, लेंथ को भी समझ जाना और वॉल्यूम को भी समझ जाना, ठीक है। तो यही होता है संरक्षण। बच्चे के अंदर ये जो कंजर्वेशन है, संरक्षण का गुण है, इस स्टेज में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CCS का गुण, बच्चे के अंदर CCS का गुण भी आ जाता है। अब आप कहेंगे CCS होता क्या है, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने न्यूमोनिक बनाया है ताकि आपको ध्यान रहे। मैंने भी जब CTET का प्रिपरेशन किया हुआ था तो मैंने भी बहुत सारे न्यूमोनिक के थ्रू ही चीज़ें याद करी थी, इसीलिए आपको भी उसी बेसिस पर बता रही हूँ। जो पहला वाला C है इसका मतलब हो गया कंजर्वेशन, जो दूसरा C है ये होता है आपका क्लासिफिकेशन, और जो S है ये होता है आपका सीरिएशन, ठीक है। इसमें से कंजर्वेशन हमने पढ़ लिया है ये क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और सीरिएशन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे सीरिएशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन का गुण बच्चे के अंदर इस स्टेज में आ जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण। बच्चा जो है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना सीख जाता है। जैसे
बच्चे के सामने आपने इस तरह के शेप रखे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बच्चा समझने लगता है कि इसमें 3 लाइन दी हुई हैं, यानी कि 3 कॉर्नर हैं। यहाँ पर वो समझ जाता है कि इस डिब्बे में 4 कॉर्नर हैं। यहाँ पर वो समझ जाएगा ये भी 4 कॉर्नर वाला है, और यहाँ वो समझ जाएगा कि इसमें 6 कॉर्नर हैं, ठीक है, यानी कि इसकी 3 भुजाएं हैं, 4 हैं, 4 हैं और इसकी 6 हैं। इस तरीके से वो समझने लगता है शेप्स को देख करके, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एग्जाम्पल यही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बना दें तो वहाँ पर बच्चा क्या करने लगेगा, काउंट करने लगता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं, 6 कॉर्नर हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चा सीख जाता है वर्गीकृत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आप लोग ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के अंदर सीरिएशन का गुण भी आ जाता है। सीरिएशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीरीज़ में लगाना, या आप कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को एक क्रम में लगाना। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है, जैसे आरोह और अवरोह क्रम में लगाना सीख जाता है। आरोह क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है, और अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बच्चा सीख जाता है। जैसे आपने बच्चे के सामने ऐसे कुछ शेप्स के डिब्बे रख दिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिब्बे हैं। अब आपने कहा कि बच्चों इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, यानी कि आरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो बच्चा इस तरीके से लगाना सीख जाता है। सबसे पहले कहेगा बच्चा सबसे छोटा बॉक्स, फिर थोड़ा बड़ा बॉक्स, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा बॉक्स। तो ये हो गया, कहेगा वो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से चीज़ों को लगाना वो सीख जाता है। दूसरा अवरोही क्रम, ये भी सीख जाता है। इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ी चीज़ आती है, फिर थोड़ी छोटी आती है, फिर थोड़ी छोटी, फिर सबसे छोटी। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया है। यहाँ बच्चा सीख जाता है कि ये सबसे बड़ा है, फिर ये थोड़ा सा छोटा है, फिर ये थोड़ा छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। तो आरोह और अवरोही क्रम में लगाना चीज़ों को बच्चा सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। देखिए, आपसे ये नहीं पूछता है कि आरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बच्चे के अंदर बताइए सीरिएशन का गुण कौन सी स्टेज में आता है। आप कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। आपसे पूछा जाएगा बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का गुण कौन सी अवस्था में आता है। आपसे पूछा जाएगा बच्चे के अंदर डिसेंट्रेशन का गुण कौन सी अवस्था में आता है। आप कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में डिटेल में, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझा दे रही हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आता है ट्रांजिटिविटी का गुण। ट्रांजिटिविटी क्या होती है, देखिए ये गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे B इज़ ग्रेटर देन A, आपने बच्चे को बताया कि B इज़ ग्रेटर देन A, फिर बताया C इज़ ग्रेटर देन B। तो बताइए A, B और C के बीच में क्या रिलेशन है। आपने पूछा A, B और C में कौन बड़ा है बताइए। आपने सिर्फ बच्चे को ये 2 चीज़ें बताई, B इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ ग्रेटर देन B। तो बताइए A, B और C में कौन सा बड़ा है। तो बच्चे जो हैं अनुमान लगाना सीख जाते हैं कि C सबसे बड़ा है, उसके बाद B आएगा और सबसे छोटा यहाँ पर A है। ये चीज़ बच्चे सीख जाते हैं और फिर इस तरीके से लाइन डाल के सीखते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, सबसे छोटा A है, फिर थोड़ा बड़ा B है, फिर सबसे बड़ा C है। तो इस तरीके से लाइन में लगा करके बच्चे सीख जाते हैं। ट्रांजिटिविटी का गुण इसको कहा जाता है, ठीक। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांजिटिविटी का गुण बच्चे के अंदर कौन सी अवस्था में आता है। आप कहेंगे 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 4th स्टेज है और लास्ट स्टेज है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे हिंदी में कहते हैं, वैसे हिंदी में मैंने प्रीवियस वीडियो में सब आपको बताया हुआ था, औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। ये होती है आपकी 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था, ठीक है। 11+ ईयर के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है,
सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीज़ों के लिए लॉजिक लगाना स्टार्ट करता है बच्चा। इससे पहले वाली स्टेज में आपको याद होगा मैंने बताया था कि कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए बच्चा लॉजिक लगाता है, यानी कि जो चीज़ें वो देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, इससे पहले वाली स्टेज में, ठीक है। बट इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा थोड़ा एडवांस हो जाता है और यहाँ पर जो चीज़ें बच्चा देख नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है, फील नहीं कर सकता है, उस चीज़ के लिए भी वो लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ बच्चे के सामने नहीं है फिर भी वो उस चीज़ के बारे में लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा। ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। या आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, हमारे दिमाग में होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। आपने बच्चों से सिर्फ ये कहा कि बताइए मार्कर किस तरह का होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, सोचने लगते हैं कि मार्कर अच्छा इस तरीके का होता है, क्योंकि उन्होंने वो इमेज पहले देखी है, ठीक है। वो इमेजिन कर पा रहे हैं, उनके सामने में मार्कर है नहीं, फिर भी वो सोच पा रहे हैं कि अच्छा मार्कर इस तरीके का होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसका ये काम होता है, ठीक है। वो बिना चीज़ों को देख के ही सोच पाते हैं। यही होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क लगाना बच्चा स्टार्ट कर देता है। अब देखिए निगमनात्मक तर्क मतलब क्या होता है ये समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत आता है आपका, ओनली सीडीपी में ही नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी की पेडागोजी में ये वाला जो है ना पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए डिडक्टिव रीजनिंग मतलब है, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव, दोनों को ही समझ लीजिए। इंडक्टिव मतलब होता है, इधर लिखा भी होगा मैंने, हाँ इधर पूरा एक्सप्लेन किया है। इंडक्टिव मतलब होता है सबसे पहले जब बच्चे को एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद बच्चे को रूल बताए जाते हैं, वो होता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और एक होता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में सबसे पहले बच्चे को रूल बताए जाते हैं और उसके बाद उसे एग्जाम्पल बताए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे इंडक्टिव रीजनिंग मतलब जैसे आपने बच्चे को नाउन टॉपिक पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नाउन के एग्जाम्पल देंगे बच्चों को, किसी वस्तु स्थान का नाम लेंगे, किसी प्राणी का नाम लेंगे, उसके बाद बच्चे को रूल बताएंगे कि ये रूल होता है आपका, इसे नाउन कहते हैं। ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और ये आ जाती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज में। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा एक्स्ट्रा में। ये जो थर्ड स्टेज होती है ना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो अभी हमने पढ़ी, वहाँ पर आ जाती है ये इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव में देखिए जैसे आपने बच्चों को नाउन टॉपिक पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप बच्चे को नाउन का रूल बता देंगे, आप डेफिनेशन बता देंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके बाद आप बच्चे को एग्जाम्पल बताएंगे कि नाउन के एग्जाम्पल्स ये होते हैं। तो देखिए ये जो पहले वाला है ना इंडक्टिव रीजनिंग, ये छोटे बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, और ये जो डिडक्टिव आप देख रहे हैं जो रूल टू एग्जाम्पल जाता है, ये आपका बड़े बच्चों के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये आ जाता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में, यानी कि निगमनात्मक तर्क लगाना बच्चा स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है, डिडक्टिव मतलब रूल टू एग्जाम्पल। सबसे पहले बच्चे को रूल समझाएंगे किसी चीज़ के, जैसे नाउन की आपने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद नाउन के एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि परिकल्पनात्मक सोच बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है इस स्टेज में। मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में मोस्टली पूछा गया है। ये लाइन आप रट लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि परिकल्पनात्मक सोच बच्चे के अंदर फोर्थ स्टेज में आती है, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में आती है। अब ये होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपके 90 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब आप पास हो गए, बट आप उसके बाद सोचेंगे कि मेरे एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स कैसे आए, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी क्या। फिर आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट सीटेट में आते हैं, मैंने कौन से सब्जेक्ट में कम मेहनत करी। फिर उस सब्जेक्ट के अंदर भी आप टॉपिक्स को देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक मेरा अच्छे से नहीं पढ़ा था, मैंने ये टॉपिक किसी यूट्यूबर से पढ़ा था, ये टॉपिक किसी दूसरे यूट्यूबर से पढ़ा था, इन्होंने जो पढ़ाया था या तो मुझे समझ में नहीं आया या फिर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। जो भी चीज़ें आप एनालाइज करेंगे, परिकल्पना करेंगे, सोचेंगे,
ठीक है, किसी ना किसी लॉजिक के बेसिस पर। तो यही होता है आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, और ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन करना। ये चीज़ भी बच्चा सीख जाता है। एनालिसिस करना वही जैसे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। जैसे आपने सीटेट में एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आए, ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाए, तो आप एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इसमें इतने आए हैं, इसमें इतने, इसमें इतने, इसमें इतने। जैसे मैथ्स में आपके सबसे कम आ गए, ठीक है, आप एनालाइज कर रहे हैं। फिर मैथ्स के अंदर आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं कि अच्छा एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो इस तरीके से टुकड़ों में विभाजित करके जब आप एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, यही होता है आपका एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंथेसाइज करना, यानी कि संश्लेषण करना। इन्हें मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, जब हम उसको टुकड़ों में बांटते हैं तो वो आपका एनालिसिस कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, और जब टुकड़ों में विभाजित कोई चीज़ है उससे कुछ नया क्रिएट कर देना, ये आपका सिंथेसिस कहलाता है, यानी कि संश्लेषण कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे कई बार पूछा जाता है। चीज़ों को अलग अलग तरीके से तोड़ देना, एनालाइज करना, और उन टूटी हुई चीज़ों को मिला करके कुछ नया क्रिएट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण। ठीक है, और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना। फिर आप मूल्यांकन कर पा रहे हैं अपना कि पहले आपने देखा कि मेरे इतने कम मार्क्स आए, इसलिए आए, इस वजह से आए, आपने एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया। ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा मैंने खुद को इवैल्यूएट कर लिया, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पढ़ूंगा या और अच्छे से पढ़ूंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आ जाती है। डिसीजन लेना वो सीख जाता है, अपनी लाइफ के लिए कहें या फिर उसका जो भी अपना फ्यूचर का होगा, जो भी उसका एम होगा। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम ही देख लीजिए, किस तरीके से उसे पढ़ना है, वो सारे डिसीजंस खुद से ले सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई भी प्रॉब्लम उसको आ रही है पढ़ने में तो उसको सॉल्व करने की एबिलिटी भी उसके अंदर आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग लाइक साइंटिस्ट। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज आप पढ़ रहे हैं ना, फोर्थ स्टेज, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की थिंकिंग है, याद रखिएगा, सबसे ऊपर लेवल की। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट का दिमाग आपको पता है वो बहुत सारी चीज़ें सोच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, पहले प्रूफ ढूंढते हैं, उसके बाद ही चीज़ें इन्वेंट होती हैं साइंटिस्ट के थ्रू। तो यही होती है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, और ये आती है फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में। बच्चा इस स्टेज में साइंटिस्ट की तरह सोचने लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपसे सीटेट में पूछ लिया गया है। चलिए, ये सारी स्टेज हमने पढ़ ली। अब लास्ट में आता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आपको कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर भी देख लीजिए, बट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने करवाए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, और नोट्स आपको ये वीडियो के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए छोड़ दो, क्रियाएँ करने के लिए छोड़ दो, वो खुद से चीज़ों को सीख जाएगा। दूसरा है बच्चों के लिए एज के अनुसार करिकुलम प्लान करेंगे, यानी कि जीन पियाजे ने बच्चों की एज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, उन्होंने फिक्स कर दिया है। जैसे आपने पढ़े ना, 4 स्टेज उन्होंने बताई थी, और उन स्टेज के अंदर इतने से इतने साल का बच्चा आएगा, ये उन्होंने फिक्स बता दिया था। यानी कि एज को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, और उन्होंने बोला है कि जो करिकुलम है आपका वो एज के अनुसार ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2nd क्लास का बच्चा है और आप उसे 5th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम उसके एज के अनुसार होना चाहिए। अगर वो 2 साल का है तो करिकुलम के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो 2 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टीचर एज अ फैसिलिटेटर। इन्होंने कहा है जो शिक्षक होता है वो एक सुविधादाता की तरह काम करेगा। अब सुविधादाता क्या होता है, देखिए, जैसे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आप बच्चे से कहोगे कि पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो उस प्रॉब्लम को। अगर वो किसी स्टेप में अटक रहा है तो वहाँ पर टीचर उसकी हेल्प करेंगे। ये होता है फैसिलिटेटर का काम। ये नहीं कि एक प्रॉब्लम आई और आपने खुद ही टीचर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉब्लम है बच्चे से कहना है खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का,
और कहीं पर उन्हें नहीं आ रहा है तो टीचर ने हेल्प करनी है, ठीक है। ये होता है फैसिलिटेटर का काम। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे कहते हैं जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज में बच्चे तर्क लगाना सीख जाते हैं, कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, प्रूफ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ होता है, साइंटिस्ट का काम होता है ये। और इसी तरीके का दिमाग बच्चे का भी होने लगता है और आप में से भी बहुत सारे लोगों का होता होगा। जैसे बहुत सारी पुरानी धारणाएं चली आती हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, वाई, क्यों। तो क्यों वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है ना, वो यही आता है, ठीक है। और यही चीज़ कहा है किसने? पियाजे ने। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। पियाजे ने हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, यानी कि हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसीलिए इनको बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सारी चीज़ें उनके बारे में बताई थी, ठीक है। यानी कि ये हेरिडिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहते हैं आनुवंशिकता बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब ये क्लास एंड होते ही आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।